जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण भाग प्राचीन भारत के इतिहास को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगले 2 दिन में जो 2 और वीडियो आएंगी उनमें हम मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ लेंगे। अभी ये जो दोस्तों वीडियो है ये प्राचीन भारत के इतिहास की महामैराथन क्लास है और इस महामैराथन क्लास में हम टॉप 600 प्रीवियस ईयर और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये अपने आप में बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अगले 2 दिन में ये जो 2 भाग हैं आपको इन पर वीडियो मिल जाएगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय दोस्तों क्रिस्टोफ सेलियरस को दिया जाता है। ये जर्मन इतिहासकार हैं। दोस्तों बताओ कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का स्रोत ये धर्म ग्रंथों को माना जाता है। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोट्स को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है ये हेरोडोट्स की ही पुस्तक है। और दोस्तों, हेरोडोट्स कहाँ के निवासी थे? यूनान के निवासी थे। अब पहिया या फिर कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। पहिया और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। आग का तथा होमोसोपियंस यानी कि ज्ञानी मानव का उदय कब हुआ? पुरापाषाण काल में। ठीक है, और पशुपालन का प्रारंभ कब माना जाता है? मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका दोस्तों क्या है? एक पुरातात्विक स्थल है भीमबेटका। और भीमबेटका जो है ये क्यों प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। और भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका। बताओ, विश्व का सबसे प्राचीन या फिर प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो ये है बोगाजकोई अभिलेख और ये एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? सबसे पहले उसने आग जलाना सीखा था। अचानक से पत्थर टकरा गए और आग जल गई, तो सबसे पहले उसने आग जलाना सीखा था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। और सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया था कुत्ते को। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का जो मुख्य स्रोत है ये धर्म ग्रंथों को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है कौन सा है दोस्तों? वेद है, सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, यदि आप इसी प्रकार से कंप्लीट स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है? देखो, विश्व का भूगोल मिलेगा, भारत का भूगोल मिलेगा, भारत का इतिहास मिलेगा और इतिहास के 3 पार्ट मिलेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आपको अर्थव्यवस्था भी मिल जाएगी, सामान्य विज्ञान भी मिल जाएगी, विज्ञान के भी 3 पार्ट मिलेंगे। साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके यानी कि A to Z कंप्लीट सब्जेक्ट आपको हमारी इस रामबाण स्टैटिक जीके में मिल जाएंगे। जो दूसरी ई बुक है ये करंट अफेयर्स की ई बुक है और तीसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। ठीक है, तो इन ई बुक को परचेस कर लेना। यदि आप इन तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। 150 रुपीज़ आपको सेंड करना है इस QR कोड पर और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। चलो, ई बुक के बारे में आप जान गए, अब हम वापस लौटते हैं। बताओ, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हमने जान लिए कि 4 वेद होते हैं।
अब सबसे प्राचीन वेद की बात हुई है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और नवीनतम कौन सा वेद है तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम है। वेदों का संकलन कर्ता माना जाता है वेद व्यास के लिए, और वेद व्यास के द्वारा रचित 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं तो देखो मंडल हैं 10 और सूक्त हैं 1028, ठीक है। ऋग्वेद में संकलित ऋचाओं की संख्या कितनी है 10,462 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। और ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना किसके द्वारा करी गई तो तीसरे मंडल की रचना दोस्तों ये करी गई विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं 10 मंडल हैं, तीसरा मंडल विश्वामित्र ने लिखा है। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है तो गायत्री मंत्र जो है इसका संबंध ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है 4 वर्णों का, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, इसमें 4 वर्ण बताए गए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में प्रयुक्त अगण्य शब्द का संबंध किससे है गाय से है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का वर्णन मिलता है, सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी का वर्णन मिलेगा। ऋग्वेद में कितने देवी देवताओं का उल्लेख है 33 देवी देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है इंद्र देवता को। इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं 250 ऋचाएं केवल इंद्रदेव की स्तुति के लिए दी गई। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किस युद्ध का वर्णन है 10 राग युद्ध का। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं 200 ऋचाएं अग्नि देवता के लिए। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है जो कि आजीवन अविवाहित रहती हैं, मतलब पूरे जीवन जो कन्याएं विवाह नहीं करती उन कन्याओं को ऋग्वेद में अमाजू कहा जाता है। अष्टोमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद ये मैक्स मूलर ने किया है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वेदत्रयी में कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं तो देखो वेदत्रयी में ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है तो ऋग्वेद का उपवेद जो है ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी के द्वारा करी गई। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है सामवेद को। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं का वर्णन सामवेद में मिलता है। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र कहा जाता है। सामवेद में कितने सूक्त हैं तो 1810। सामवेद का उपवेद कौन सा है गंधर्व वेद। और कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है ये कई बार पूछा गया है, गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद है। सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किस में मिलता है यजुर्वेद में नक्षत्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता हैं उनको क्या कहा जाता है अर्धवर्यु। और यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन किया गया है कर्म कांडों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं तैत्तित्रेय और शतपथ। अंधविश्वासों जादू टोनों रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद में मिलता है तो ये अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा के द्वारा करी गई। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण वेद है वो कौन सा है तो वो है गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद्य हैं तो देखो मंत्र हैं 731 और पद्य हैं 6000। ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, क्या कहा जाता है खिल। नेक्स्ट है स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है तो मैत्रेयनी संहिता से। बताओ स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी मानी जाती है मनु स्मृति। बताओ उपनिषदों की संख्या कितनी है तो उपनिषदों की संख्या 108 है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में दिया गया है पुराणों में। और पुराणों की संख्या कितनी है 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। और विष्णु पुराण में बताओ किस वंश का उल्लेख मिलता है मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है।
वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई है? तो वेदांग की। ठीक है, वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना करी गई है। ठीक है, 18 पुराण हैं, तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग हैं 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। बताओ वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो बताओ ऋग्वैदिक काल का जो प्रमाणिक कार्यकाल है वो कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो प्रमाणिक कार्यकाल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में किन 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की गई है? तो उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत की रचना। अब रामायण की रचना जो है ये महर्षि वाल्मीकि के द्वारा करी गई और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा करी गई। देखो ये जो फैक्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये कई बार पूछे जाते हैं, शुरू से लाकर अंत तक, यानी कि 0 से लगाकर अच्छे लेवल तक के सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलो आगे बढ़ें। सिंधु सभ्यता का काल माना जाता है 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आद्य ऐतिहासिक। और सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन के लिए पक्की ईंटों के मकान बनाए जाते थे। ठीक है, नालियों वगैरह की इसमें सुविधा थी। तो सिंधु सभ्यता जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? तो कृषि करना इनका व्यवसाय था। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सा है? जौ और गेहूं। कपास की खेती किसने प्रारंभ करी? तो ये सिंधु वासियों ने करी। अब सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो कौन सा है? तो वो है आलमगीरपुर, और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। बताओ सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? ये है सुतका गैंडोर, और ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में। अब सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल ये मांडा है, जम्मू कश्मीर के अखनूर में स्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? तो ये है दाइमाबाद, ये महाराष्ट्र के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं पूर्वी पुरास्थल, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, तो चारों आपको याद रखना है। अब बताओ आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? आलमगीरपुर क्या है? तो ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल है और ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। मांडा के बारे में बताओ, जो कि उत्तरी स्थल है, तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा है? त्रिभुजाकार, ये भी पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है लोथल, और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। इसका विस्तार देखो हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के तट पर है। बताओ सिंधुवासी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने, 1826 में दी थी इनने जानकारी। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में और रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। ओके, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्ययुगीन थी और हड़प्पाई समाज थी मात्र सत्तात्मक और स्वातिक चिन्ह देन है हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा निवासी का रुचि कौन सा था? शतरंज खेल में इनकी रुचि थी। धौलावीरा स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में। बताओ R37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिला? तो ये हड़प्पा से मिला। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, ये लोहे को नहीं समझते थे। ठीक है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा होता था? लाल। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से और रंगपुर से।
जुते हुए खुद के साक्ष्य कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीबंगा से। घोड़े की जो हड्डी के अवशेष हैं ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी? राखलदास बनर्जी ने। कब? 1922 में। ठीक है। और मोहनजोदड़ो को अर्थ क्या होता है, या फिर मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है। बताओ, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक वृहत स्नानागार और मेसोपोटामिया जो है इसका आधुनिक नाम क्या है? इराक। इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का निर्माता या फिर संस्थापक कौन है? आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्य भारत आए थे कब? 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे आर्य भारत। आर्य पहले कहाँ पर बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। फिर दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि करना था। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत। और ये कौन सा पेय पदार्थ पीते थे? तो ये सोमरस पीते थे। आर्यों का मित्र आर्यों का प्रिय पशु कौन सा है? तो घोड़ा है। और प्रिय देवता पूछा जाए तो इंद्र देवता है। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था इनका समाज। वेदों और वेदांगों की संख्या कितनी? 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्रोपायन वेदव्यास। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाए। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख 1 से 3 बार। देखो, गंगा का उल्लेख 1 बार है, ठीक है ऋग्वेद में। यमुना का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 10 राग युद्ध जो है 10 राजाओं के युद्ध, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। और 10 राज युद्ध लड़ा गया परशुनी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास और 10 राजाओं के बीच में। बताओ, 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती हैं? खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या मतलब ना मारे जाने योग्य माना गया है? गाय को माना गया है, ठीक है, अगन्या। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं वो क्या कहलाए? तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते थे वो ऋषि कहलाए उनगाद। और यजुर्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते थे वो कहलाए अर्धवार्यु। बताओ, ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचवीस ब्राह्मण सामवेद से। गोपाल ब्राह्मण अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित हैं। पुराणों की संख्या 18 है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष और उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से।
सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय और शाक्य दर्शन के प्रवर्तक, देखो न्याय दर्शन के हैं गौतम और शाक्य दर्शन के हैं कपिल। बताओ, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और मीमांस दर्शन के कौन है? जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है, ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है? मनुस्मृति। ये भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि यानी कि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। और भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत और इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता और महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने 16वीं सदी में किया। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ है? रज्मनामा। मतलब महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं ने किया किस नाम से? रज्मनामा नाम से। ओके, अब बताओ रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। और 4 वेदों का सम्मिलित रूप संहिता बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। ठीक है, बताओ बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर थी मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण। ठीक है, जब इनने अपना शरीर त्याग गया, इनकी मृत्यु हो गई, तो ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे जो कि शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया थी जो कि कोलीय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था या फिर बचपन का नाम था? सिद्धार्थ। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध का जो लोकप्रिय घोड़ा है वो कंथक और सारथी था चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। याद रखना, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण और गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे होती है। बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इनने? सारनाथ में। बुद्ध ने जो उपदेश है वो पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कौन सा दिया था? किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। और त्रिपिटक ग्रंथ जो है इसमें बुद्धों के उपदेशों का संग्रहण किया गया है। बताइए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी हैं। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने करी थी। गांधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व हुई और ये अजातशत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व होती है वैशाली में और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व होती है अशोक के शासनकाल में और पाटलिपुत्र में। इसी प्रकार से चतुर्थ होती है कनिष्क के समय में और कुंडलवन कश्मीर में। और दोस्तों बौद्ध संगीति के आयोजन का स्थल का क्रम देखो, राजगीर में होती है प्रथम, राजगृह में, फिर वैशाली में होती है द्वितीय, पाटलिपुत्र में तृतीय और कश्मीर में होती है चौथी बौद्ध संगीति। तो ये क्रम है। आगे बढ़ें। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय के अध्यक्ष सवाकामी, तृतीय के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म, चतुर्थ के अध्यक्ष वसुमित्र हैं। बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाभिषण सूत्र की रचना ये वसुमित्र ने करी।
पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन द्वितीय बौद्ध संगीति में हुआ था और दूसरी बार भी बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, ये चौथी संगीति में हुआ। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया तो ये चौथी बौद्ध संगीति में आया। अब देखो, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? तो जातक कथाओं का। और दोस्तों ये बौद्धों का जातक क्या है? तो ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, याद रखना। बताइए बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य मंडप। और विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? बिहार के राजगीर में। एशिया का ज्योतिपुंज, ये बुद्ध को कहा जाता है, भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में हुआ। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार और प्रसेनजित एवं उदयन। जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है? जैन धर्म की बात होने लगी तो ऋषभदेव इसके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर थे। इनका नाम क्या है? आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टनेमी हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? तो ये हैं पार्श्वनाथ। ओके, और पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ का है सर्प, महावीर का है सिंह। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने जोड़ा? ये तो ये महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर हैं। महावीर, इनकी पत्नी यशोदा थी। तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है, और वैशाली के कुंडल ग्राम में 599 ईस्वी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई 468 ईसा पूर्व। और महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? ये क्षत्रिय राजघराने में पैदा होते हैं। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे। माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवीगढ़ राज्य की थीं। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या फिर प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है जरम्बिक ग्राम में और ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द है, जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाए उसके लिए केवल्य शब्द का प्रयोग करते हैं। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्प सूत्र में किया गया है। महावीर ने प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। बताइए प्रथम शिष्य या फिर अनुयायी कौन था? तो ये था जमाली। ये कौन था? महावीर स्वामी का दामाद। महावीर के शिष्य कहलाए गणधर या फिर गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए। जैन धर्म के त्रिरत्न बताओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय, एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक पूछे जाएं तो कहना स्थूलभद्र। दिगंबर के कौन है? तो ये है भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है कहाँ पर है? कल्पसूत्र में। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने करी थी। बताओ जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। प्रथम जैन सभा ये पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा 500 ईस्वी में वल्लभी में देवर्षि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। भारत में जैन धर्म का बड़ा समर्थक कौन था? खारवेल। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता लिखी संस्कृत में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? विल्किंस ने। ये कई बार पूछा जाता है। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है विल्किंस ने। बताओ भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य। ये दोस्तों हेलियोडोरस का वेसन नगर अभिलेख। और भक्ति आंदोलन प्रारंभ जो है ये अलवर संतों ने किया। सूफी धर्म आंदोलन का विकास
9वीं सदी में। और इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? तो हज़रत मोहम्मद साहब। ठीक है, इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना। हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। बताइए दोस्तों आगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कौन क्या कहलाए? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्त्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता। बताइए दोस्तों महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। जो 16 महाजनपद हैं दोस्तों, इन 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में मिलती है। अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा, वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक ये है बृहद्रथ। इसका जो वास्तविक संस्थापक है ये बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है, मगध की जो प्रथम राजधानी है ग्रीव्रज या फिर राजगृह। और हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। बिंबिसार का जो राजवैद है वो था जीवक। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी। फिर अजातशत्रु की हत्या उदयन ने करी। अजातशत्रु और कुणिक की। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने कर दी। ठीक है, अब जो पाटलिपुत्र है ये गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है वो नागदशक। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद है। और एकराट की उपाधि धारण की महापदनंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक फिर धनानंद। और अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? तो हैरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम ने 516 ईस्वी में। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? सिकंदर, जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। बताओ धनानंद समकालीन था सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई थी। सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जो है इनके गुरु अरस्तु थे। तो सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बुका फैला। सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो हाइडेस्पीज या फिर इसको झेलम का युद्ध कहा जाता है या फिर इसको बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये झेलम नदी के तट पर हुआ था और ये तीनों झेलम नदी के नाम हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? पर्ण। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली भद्रवायु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है। देखो ये कई बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र नाम की जो पुस्तक है जो कि कौटिल्य ने लिखी है, यह अर्थशास्त्र नहीं, ये राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक की तुलना मैकियावेली की पुस्तक दी प्रिंस से करी जाती है। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है? दी प्रिंस। और कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इन दोनों की तुलना करी जाती है। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिन ने सेंट्रोकाटस कहा चंद्रगुप्त मौर्य को। बताओ विशाख दत्त किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त।
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। और इसकी पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में। बताओ चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया से। इसको हेलेन कहा जाता था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला में हुई थी, कर्नाटक में। ठीक है, उपवास के द्वारा। बताओ श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था, तो ये चामुंड राय ने बनवाई थी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या फिर उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। तो अमित्रघात के रूप में ये बिंदुसार ही प्रसिद्ध था। और डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या फिर उत्तराधिकारी अशोक। और अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद में। ठीक है, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। बताओ शिलालेखों का प्रचलन किसने प्रारंभ करवाया? तो शिलालेख का जो प्रचलन है यह अशोक ने ही शुरू करवाया। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन कौन सी हैं? देखो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। लेकिन सबसे ज़्यादा जो शिलालेख मिलेंगे आपको वो ब्राह्मी लिपि में देखने के लिए मिलेंगे। जो खरोष्टी लिपि है ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि जो है ये बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख 14 हैं। इनकी खोज सबसे पहले फेंतेलर ने 1750 में करी थी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां स्तंभ है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? देखो खोजा किसने? तो पेंथिलर ने 1750 में। लेकिन सबसे पहले पढ़ा किसने? खोज तो लिया लेकिन पढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर सबसे पहले पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है रुम्मिनदेई स्तंभ। बताओ दोस्तों अशोक का नाम अशोक है, ये मास्की जो कि आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इन दो अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक बताया गया है। अभिलेख में अशोक को कहा गया है, तो देखो अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाब्रू शिलालेख में जो कि राजस्थान में है कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में, इसका निर्माण अशोक ने करवाया। भरहुत स्तूप ये अशोककालीन है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। भरहुत स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने करी थी। श्रीनगर को स्थापित किया था अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली उपगुप्त से। याद रखना इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था बाद में कलिंग युद्ध के बाद। तो इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कितने? 2 यज्ञ कराए थे। मनुस्मृति की रचना ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। ठीक है, बताओ योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। तक्षशिला का यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया शुंग के 9वें राजा भागवत के समय। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक।
सातवाहन वंश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सीसा का सिक्का ये सातवाहनों ने चलवाए। ब्राह्मणों को भूमि दान की परंपरा ये सातवाहनों ने शुरू करी। सातवाहनों की भाषा है प्राकृतिक और लिपि है ब्राह्मी। बताओ, कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक खारवेल। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था कलिंग नरेश खारवेल ने। हाथी गुफा शिलालेख ये उदयगिरी पहाड़ी में उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। हिंद यूनानियों की राजधानी क्या थी? साकल। बताओ, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी करे? हिंद यूनानी ने। ठीक है। बताओ, सैनिक शासन व्यवहार में लाया ग्रीकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन तो ये डेमेट्रियस था। प्रथम हिंद यूनानी शासक मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ये नागसेन या फिर नागार्जुन से ली थी। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है रे भैया? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है। और माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना भी नागार्जुन ने करी। बताइए, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना ये नागसेन के द्वारा करी गई। ठीक है। यूनानियों के बाद भारत आए। यूनानी के बाद फिर शक भारत आ जाते हैं और शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन होता है। सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार है यह रुद्रदामन ने करवाया। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या फिर गिरनार अभिलेख है। ठीक है, रुद्रदामन के द्वारा जारी किया गया। जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है मौर्यों से। बताइए, पहला यानी कि पार्थियन की राजधानी तक्षशिला थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस को कहा जाता है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर कनिष्क की पहली राजधानी थी। नेक्स्ट है कनिष्क यानी कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। अब बताओ दोस्तों, कनिष्क किसका अनुयायी था? तो ये महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क के दरबार में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र और चरक। चरक ने चरक संहिता लिखी। ठीक है। आयुर्वेद का जनक दोस्तों चरक को ही माना जाता है और भारत का आइंस्टीन ये नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक भी नागार्जुन थे। सिल्क मार्ग का आरंभ करवाया कनिष्क ने। शक संवत को चलवाया कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व। बताइए, राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। ये शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर का जो प्रथम माह है ये चैत है। विक्रम संवत की शुरुआत 98 ईसा पूर्व हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा का आरंभ कुषाण काल में। गंधार शैली जो फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए कुषाणों ने चलवाए। प्राचीनतम सिक्का कहलाता है आहत सिक्के। कुषाण वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे वसुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दोस्तों, गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलवाया चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। ठीक है। अब दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? विसेंट आर्थर स्मिथ ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था और प्रयाग प्रशस्ति लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। और प्रयाग प्रशस्ति लेख इसकी रचना हरिसेन ने करी। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी ये चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। चंद्रगुप्त सेकंड जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है, इसने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। ठीक है। बताओ, चंद्रगुप्त सेकंड ने प्रथम राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, सुश्रुत ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। ठीक है। वराहमिहिर जो है ये खगोलविद थे। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे।
दशमलव प्रणाली किसने शुरू करी या फिर किसने विकास किया? आर्यभट्ट ने। मेघदूत, कुमार संभव कालिदास की रचना है। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत हैं। गीत गोविंद जो पुस्तक है इसकी रचना जयदेव ने करी। बताओ, पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था। सर्वाधिक स्वर्ण की मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? स्थापना भी महत्वपूर्ण है और ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने, जो कि गोरी का सेनापति था। बताओ, कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी फिर स्कंदगुप्त हुआ और हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है ये स्कंदगुप्त ने करवाया। हुणों को पराजित स्कंदगुप्त ने किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर थी उपज का 1/6 भाग। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनवाने की कला का जन्म जो है ये गुप्त काल में ही प्रारंभ हुआ। गुप्तकालीन जो रजत मुद्राएं थीं वो रूपक कहलाती थीं। चांदी की मुद्राएं रूपक कहलाती थीं। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं दीनार कहलाती थीं। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र जो है राजवर्धन और हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन, इसका अन्य नाम था शिलादित्य। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज में। भूमि देने की जो सामंती प्रथा है इसको प्रारंभ करवाया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की थी। बताइए, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो ये हेनसांग को कहा जाता है। यात्रियों में इसको राजकुमार, नीति का पंडित या फिर शाक्य मुनि फाहियान को कहा जाता है। ये चीनी शासक था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने करी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन कराता था। कहाँ पर? प्रयाग में। बताओ, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था उपज का 1/6 भाग। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट जो है ये हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक ये करिकाल को माना जाता है। बताओ, संगम का अर्थ क्या होता है? कवियों का गोष्ठी या फिर कवियों की सभा। प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में हुआ। द्वितीय संगम ये कहाँ पर हुआ? कपाटपुरम में। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि, द्वितीय के भी अगस्त ऋषि और तृतीय के नक्कीरर। तीनों संगमों का आयोजन पांडव राजाओं के संरक्षण में हुआ। संगम साहित्य में किन तमिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। चोल राज्य का प्रथम शासक कौन था? करिकाल। बताओ, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग ने करवाया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसर ने करवाया। कोणार्क के सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है ये नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने बनवाए थे 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। अंकुर वाट का विष्णु मंदिर ये कंबोडिया में है। ठीक है, और दोस्तों जो अंकुर वाट का विष्णु मंदिर है इसको अभी विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया है। नटराज मंदिर ये चेन्नई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये भी मदुरई में है। बताइए, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये मदुरई में थी।
पल्लव वंश का संस्थापक सहिष्णु है और पल्लवों की राजधानी तमिलनाडु की कांची है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसको सप्त पैगोडा कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट पर जो मंदिर है, इनका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। चालुक्यों की 3 शाखाएं बताओ। कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। बताओ। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह हैं और वातापी के चालुक वंश का जो महान शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी रवि कीर्ति के एहेल अभिलेख से मिलती है, जो कि कर्नाटक में है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। वातापी के चालुक वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। ठीक है। अब वेंगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन और विष्णुवर्धन की राजधानी वेंगी थी। क्या थी? वेंगी। बताओ। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है? इसको हलेबीड कहा जाता है। होयसल वंश का अंतिम शासक फिर कौन हुआ? बल। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये थी मान्यखेत। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए क्या प्रसिद्ध है? अजंता प्रसिद्ध है। बताइए। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा हिंदू गुफाएं हैं यहाँ पर। एलोरा के कैलाश मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया। इसमें स्टार लगाओ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, इसकी शैली द्रविड़ शैली है। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा एलिफेंटा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना ये तैलप द्वितीय ने करी। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। कल्याणी के चालुक वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 हुआ। ठीक है। फिर जो विज्ञानेश्वर थे वो विक्रमादित्य 6 के दरबार में। आगे बताओ कि चोल काल में जो विष्णु के उपासक हैं वो क्या कहलाए? अलवार। और चोल काल में जो शिव के उपासक हैं वो नयनार कहलाए। नटराज की कांस्य मूर्तियाँ चोल काल की हैं। नौसैनिक शक्ति के लिए चोल ही प्रसिद्ध थे। मंदिर निर्माण में जो विमान शैली है, इसका प्रचलन भी चोल वंश ने ही शुरू करवाया। स्थानीय सुशासन ये चोल वंश की विशेषता थी। बताओ। गंगे कोट चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल ने करी थी। पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल। सेन वंश की स्थापना बताओ। सामंत सेन ने करी थी। सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया। हिंदी में अपना अभिलेख उत्तीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश। तो हिंदी में अपना अभिलेख उत्तीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश ये सेन वंश को माना जाता है। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन हुआ। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। बताओ। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे तो जयदेव। लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज। हर्ष शासक था लोहार वंश का। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कल्हण जो है हर्ष का दरबारी कवि था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी ये कल्हण की द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। ठीक है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। लोहार वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी में करी थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। नेक्स्ट है गहड़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव है और गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद।
जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? याद करो, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। और चंदावर के युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। अब पृथ्वीराज चौहान ने गहेड़वाल वंश के किस शासक की पुत्री का अपहरण किया था? तो जयचंद्र की जो पुत्री थी संयोगिता, इसका अपहरण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है। और इनका दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, जिनने पृथ्वीराज रासो की रचना करी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना एवं अपनी राजधानी बनाया था चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। बताइए, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था, इसका नाम पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। बताइए, पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था वो कौन था? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने ही करी है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में हराया, ठीक है। पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया। और परमार वंश का जो संस्थापक है वो है उपेंद्र राज। नेक्स्ट है, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजा भोज। और कविराज की उपाधि से किसे जाना जाता है? राजा भोज को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी ये थी कलिंजर। चंदेल वंश के प्रमुख राजा धंग हुए। धंग ने अपनी राजधानी बनाया खजुराहो को। मतलब चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया? तो देखो, यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। विष्णु मंदिर जिसको चतुर्भुज मंदिर भी कहा जाता है, काफ़ी फेमस है ये। नेक्स्ट है, चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनबी का डटकर प्रतिरोध किया? तो ये था विद्याधर। चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया? तो केंद्रीय महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, ठीक है। और राजा पूछा जाए तो धंग ने, ठीक है। खजुराहो का जो मंदिर है ये नागर शैली में बना है और ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक ये यशोवर्मन था। नेक्स्ट है, मेहरकुल पराजित हुआ यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक था परमाल। आल्हा और ऊधल नामक दो बहादुर सेनानायक ये परमल के ही शासन में या दरबार में थे, ठीक है। सोलंकी वंश मूलराज प्रथम इसका संस्थापक है। सोलंकी वंश की राजधानी क्या है? अनहिलवाड़। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और भीम द्वितीय। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था और भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया। सिसोदिया वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो महाराणा प्रताप थे, राणा कुंभा थे और राणा संग्राम सिंह थे। मेवाड़ पर शासन था सिसोदिया वंश का। सिसोदिया वंश के शासक जो राणा कुंभा थे, राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया? तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ का इन्हें निर्माण करवाया। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया कब? तो 1448 में, ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातौली के युद्ध में, जो कि 1518 में हुआ था। सोलंकी वंश का एक जो संस्थापक था वो कौन था? मूलराज प्रथम। बताओ, सोलंकी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक ये भीम प्रथम था। सोलंकी वंश के किस राजा के समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण किया? तो भीम प्रथम के शासन में। दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं ये किसने बनवाए? तो भीम प्रथम का जो सामंत था बिमल शाह है,
बिमल शाह ने जैन मंदिर को बनवाया। जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर हैं वो कहाँ पर हैं? राजस्थान में। और ये मंदिर 5 मंदिरों का एक ग्रुप है जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित हैं और यह एक जैन मंदिर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के संपूर्ण इतिहास को पढ़ लिया। हमने उन सभी प्रश्नों को पढ़ लिया जो कि प्रीवियस ईयर हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जामों में भी ये बार बार पूछे जाएंगे। अभी हमने प्राचीन इतिहास को डिस्कस किया। इसके बाद कल और परसों में 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक मध्यकालीन का और एक आधुनिक भारत के इतिहास का। लेकिन यदि आप उससे पहले सभी का रिवीजन करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमारी स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 500 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे महत्वपूर्ण वाले। क्या क्या मिलेगा? विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे। संविधान मिलेगा, अर्थव्यवस्था मिलेगा, सामान्य विज्ञान, विज्ञान के भी तीनों पार्ट, और साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके। मतलब इन सभी सब्जेक्ट के आपको 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो दूसरी हमारी ई बुक है वो है करंट अफेयर्स की ई बुक, और तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक। और इन तीनों ई बुक को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। आपको ये QR कोड दिख रहा है, इस QR कोड पर 150 रुपये का पेमेंट करना है और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपके व्हाट्सएप पर आपको ई बुक प्राप्त हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ई बुक जो हैं काफ़ी बेनिफिशियल होंगी और आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगी। 2 टेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देना। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और पाल वंश का संस्थापक कौन था? इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दे के जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना? तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने विचार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैराथन बनाने में, कंटेंट बनाने में, रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि जो अगली क्लास आने वाली हैं उनमें और जान फूंक कर और मेहनत करके कंटेंट तैयार कर सकूं, अच्छा कंटेंट बनाऊं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी महामैराथन आएगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। बेल आइकन भी दबा लेना। थैंक यू। जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर।